Hello children, I am your Sasank Verma and we started our three video in a row of solid state with Open Academy. So let's start. आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपका बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जिसमें हमारे पास आपका जो लास्ट टॉपिक था वो हमारे पास था टाइप ऑफ क्रिस्टल, और हम क्रिस्टल लैटिस के बारे में चर्चा करने के लिए स्टार्ट कर चुके थे। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ क्रिस्टल लैटिस। तो स्टार्ट करते हैं, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। देखिए, अगर हमें किसी क्रिस्टल लैटिस के बारे में जानना चाहते हैं या क्रिस्टल लैटिस की डिफ़ाइन के बारे में पता करना चाहते हैं, तो पहले हम इसके डिफ़ाइन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशंस बताता हूँ। तो द डेफिनेशंस ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज़ द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ द constituents particles of a crystal is called crystal lattice। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी सॉलिड्स के कंसिडर्ड पार्टिकल्स एक सिस्टमेटिकली वे में आपके पास क्या हो जाए, एक 3 डायमेंशन में अरेंज हो जाए, तो उसी को बोल दिया जाता है क्रिस्टल लैटिस। ये तो इसकी थी डिफाइन। नाउ अब क्रिस्टल लैटिस को हम समझ सकते हैं कि आखिर क्रिस्टल लैटिस क्या हो सकता है। देखिए, मान लिया कि हम लोग एक मूवी देखने गए, और मूवी है हमारे पास धूम 3। तो जब आपने धूम 3 देखी होगी, तो धूम 3 में एक पर्टिकुलर सीन आता है, जिस सीन में आमिर खान, दोनों आमिर खान, डुप्लीकेट्स आमिर खान एक दूसरे के सामने बैठे हुए होते हैं, और उनके बीच में एक स्क्रीन होती है। या फिर बोलें कि कभी भी हमने अगर एक ग्राफिक्स स्क्रीन को देखते हैं, जो कि आपके सामने है भी, अगर इस ग्राफिक स्क्रीन को देखा जाता है, तो उस ग्राफिक स्क्रीन में आपको बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही मैं कंसीडर करता हूँ कि अगर हमने बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को कंसीडर कर लिया, जैसे कि आपको इस पिक में दिखाई दे रहा है ना, आपको बहुत सारे पिक्स पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 और लॉट्स ऑफ पॉइंट्स आर हियर, है ना। तो इन सभी पॉइंट्स को इस तरीके से 3D व्यू में हम अगर क्या करें, हमारे पास हैं, मैं यहाँ से उठाऊँ और मैं उस स्क्रीन को या उन पॉइंट्स को, सारे के सारे पॉइंट्स को उठाकर एक बेस पर क्या कर दूँ, रख दूँ, है ना। तो हमारे पास कुछ एक क्या आएगा, स्ट्रक्चर आएगा, और जो स्ट्रक्चर आएगा वही हमारे पास कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस। क्या कहलाएगा? क्रिस्टल लैटिस। तो इस क्रिस्टल लैटिस को समझाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ी आपके पास कुछ पॉइंट्स की, और उस पॉइंट्स को हमने कहाँ पर रखा, एक बेस पर। तो हम बोल सकते हैं कि जो पॉइंट्स हम लेके चले उनको बोलेंगे क्रिस्टल पॉइंट्स, और दीज क्रिस्टल पॉइंट्स आर कंसिडर्ड पार्टिकल्स, और दीज कंसिडर्ड पार्टिकल और क्रिस्टल पॉइंट्स आर या एज एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में या प्रीवियस लेक्चर्स में। नाउ तो अब क्या हो गया, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि किसी क्रिस्टल लैटिस को बनाने के लिए हमें 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ी, एक क्रिस्टल पॉइंट्स की, और दूसरा वो बेस जिस पर हमने इस चीज़ को या क्या सारे पॉइंट्स को रखा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं, है ना, ये आपके पास क्रिस्टल पॉइंट्स है, तो हम बोल सकते हैं एक पूरा क्रिस्टल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिस्टल पॉइंट्स, हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्रिस्टल पॉइंट्स या क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल पॉइंट्स या क्रिस्टल लैटिस प्लस बेसिस, जिस बेसिस पे हमने उसको रखा हुआ है, इक्वल टू क्रिस्टल। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को ये हो जाता है कि सर क्रिस्टल पॉइंट्स और क्रिस्टल लैटिस में तो थोड़ा अंतर होगा। ऑब्वियसली बात है
कि जो पॉइंट्स हैं इनको तो हम क्या करेंगे, आपका क्रिस्टल पॉइंट्स बोल रहे हैं, और उनको जब हमने बेस पे रखा हुआ है 2D या 3D अरेंजमेंट में सिस्टमेटिक रखा है तो उसको हम बोल देते हैं क्रिस्टल लैटिस, और वो आपका कुछ इस तरीके अरेंजमेंट हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं ये हमारे पास है क्रिस्टल लैटिस। नाउ द क्रिस्टल लैटिस आर रिप्रेजेंटेड इन दिस स्लाइड्स इन 2D वे, बट अगर मैं इसको आपका 3D में एज्यूम करना चाहूँ तो आप अपने आप देखेंगे कि ये मेरे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको मैं मानूँ एक्स एक्सिस, इसको मानूँ मैं एक्स एक्सिस, ये आपके पास हो जाएगा वाई एक्सिस, ये आपके पास हो जाएगा जेड एक्सिस। सो दिस टाइप, तो ये आपके पास 3D क्रिस्टल लैट्स को या 3D अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल को शो करेगा। क्लियर? सो दिस इज द क्रिस्टल लैटिस, तो इसको हम बोल सकते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हम बात करते हैं, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट सेल। क्या है? यूनिट सेल। तो समझते हैं कि यूनिट सेल क्या होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द यूनिट सेल, देन डिस्कस अबाउट द सम इजी कॉन्सेप्ट अबाउट यूनिट सेल। सो द स्मॉलेस्ट 3D portions of complete crystal lattice, which when repeated over and over again gives the complete crystal lattice is called unit cell। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो हमने आपके पास क्या किया है कि पूरा का पूरा हमने जब आपका क्रिस्टल लैटिस बनाया था, उस क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे छोटा से छोटा पॉइंट होगा या छोटे से छोटा पार्ट होगा, वो सबसे छोटे से छोटा पार्ट ही कहलाएगा यूनिट सेल। एक मिनट हम देखते हैं, जैसा कि हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि इस स्ट्रक्चर्स का 2D स्ट्रक्चर्स का सबसे छोटा से छोटा पार्ट या सबसे छोटा छोटा पार्ट क्या होगा, या तो ये या किसी भी फॉर्म में आप इसको क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो ये जो इसका स्मॉलेस्ट पार्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है और एक बड़े क्रिस्टल का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, इसी को बोला जाता है यूनिट सेल। दिस इज नोन एज यूनिट सेल, और दिस इज द ऑल्सो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 2D फॉर्म ऑफ यूनिट सेल। तो ये इसका आपका 2D यूनिट सेल्स में आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा सा और चर्चा करेंगे इसका, फिर 3D फॉर्मेट को देखेंगे। हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान लिया हमारे पास एक दीवार है और उस दीवार का जो एक सबसे छोटा से छोटा पार्ट होगा वो सभी को पता है क्या होगा, एक ईंट होगी। तो वो ईंट क्या कर रही है, रेगुलरली 1 बाय 1 रखने के बाद कंस्टिट्यूएंट्स रखते वो क्या हो रहा है, एक बड़ा लैटिस बना रहा है, क्रिस्टल लैटिस का निर्माण कर रहा है, और उस क्रिस्टल लैटिस का छोटा से छोटा जो पार्ट है वो आपके पास होता है यूनिट सेल। नाउ वी डिस्कस अबाउट द 2D यूनिट सेल। अब इसी को अगर मैं 3D यूनिट सेल्स के फॉर्म में बताना चाहूँ तो मैंने ये मान लिया कि मेरा एक बहुत ही प्यारा स्टूडेंट्स है आपका उज्जवल, और उसका बर्थडे है, आज उसका बर्थडे है। तो जो अगर बर्थडे होगा और वो अगर केक काटेगा तो आपको पता है केक किस तरीके से कटता है, इस तरीके से काट कर आप उस पीस को ईजिली क्या कर सकते हो, वहाँ से निकालते हो। सेम चीज़ हम अगर यहाँ पर करके देखें तो आपका क्या होगा कि ये इसका 2D व्यू था, इस 2D व्यू का स्मॉलेस्ट पार्ट को आप यहाँ से निकालिए और इस तरीके से खींच लीजिए। यह कहने का मतलब ये है कि एक पूरी दीवार है और उस दीवार का सबसे छोटा पॉइंट आपके पास क्या था, पार्ट क्या था, ईंट। उस पूरी दीवार में से एक ईंट को आप क्या कर सकते हो, ईजिली निकाल सकते हो। तो जब आप उस ईंट को ईजिली निकालोगे तो वो जो इसका स्मॉलेस्ट पार्ट जो ईंट है वही उसका 3D रिप्रेजेंटेशंस होगा ऑफ यूनिट सेल। या अगर एक यहाँ से इसको क्या करेंगे, इस तरीके से निकालेंगे तो इसका एक 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट सेल होगा जो कि एक क्यूब फॉर्म में होगा। और तो द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल या 3D यूनिट सेल इज अ क्यूबिक सेल या क्यूबिक यूनिट सेल। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द 3D form of this unit cell. So this is the picture of 3D unit cell, easily we represented in this picture. आपको क्या दिख रहा है, एक हमने इसका इस तरीके से निकाल दिया और आपको एक क्यूब फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और ये क्यूब फॉर्म में आपके पास इसका यूनिट सेल है। अब
बात आती है कि जब भी हम यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको नापने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसको दिखाने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर इसकी मैं लेंथ की बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ की लेंथ को हमने L मान लिया है, यहाँ से लेके यहाँ की लेंथ को हमने B मान लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को हमने C मान लिया है। ठीक है, एक्सेस अभी बता दिए थे, दिस इज द एक्स एक्सिस, this is the y axis, this is the z axis represented in the figures also. And if we discuss about the angles of these cubic cells, so we have the three types of angles represented in this unit cells are this one as alpha, this one as a beta and this one as a alpha. तो हम कह सकते हैं कि किसी भी यूनिट सेल को दिखाने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो वो पैरामीटर्स में से दो मेनली पैरामीटर्स हैं जिनको हम बोलेंगे, पहला लेंथ पैरामीटर या मीटर्स भी लगा सकते हैं, और सेकंड इज द एंगल पैरामीटर। तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट सेल जो आपको पूरी की पूरी यूनिट में पढ़ना है, जो आपके माइंड में हमेशा एक 3D व्यू में रहना चाहिए, वो हो सकता है एक परफेक्ट चौक का डिब्बा, है ना। आपने चौक के डिब्बे तो देखे होंगे, तो वो चौक के डिब्बे जो है, या एक परफेक्ट क्यूब जिसको हम लोग 9th या 10th में इस तरीके से बनाते हैं, वो एक परफेक्ट आंसर एग्जाम्पल हो सकता है आपके पास यूनिट सेल का। तो उसको देखते हैं आपके पास, है ना। और हम बात करते हैं लेंथ पैरामीटर्स की और एंगल पैरामीटर्स की। पैरामीटर्स, है ना, मीटर। तो लेंथ पैरामीटर्स जैसे कि अभी हमने बोला कि ए इन द केस ऑफ क्यूब के केस में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हमारे पास कोई क्यूब होता है तो उसका ए, बी और सी तीनों लेंथ जो होंगी, आपको दिखाई दे रही, ए, बी और सी तीनों लेंथ जो होंगी वो इक्वल होंगी। तो इन द केस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए उसके लेंथ पैरामीटर्स में ये रिलेशंस हो सकता है कि A इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड द रिलेशन बिटवीन द एंगल पैरामीटर्स इज ऑल्सो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा और इक्वल टू ऑलवेज 90 डिग्री। कैसे देखेंगे, परफेक्ट क्यूब है आपके पास, उस क्यूब का आप इमेजिन करिए माइंड में, तो आप अपने ऐसा देखते हैं कि इसका ये एंगल और ये एंगल हमेशा किस में होता है, 90 एंगल में होता है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लेंथ पैरामीटर्स एंड एंगल पैरामीटर्स इन द केस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। नाउ we discuss about the some other type of form of unit cells, है ना। तो जब हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स की बात करते हैं, या फिर हम बात बोल सकते हैं, आपके पास नया आता है आपका एक अलग टॉपिक, 7 क्रिस्टल लैटिस। सो द 7 क्रिस्टल लैटिस कहाँ से आए, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी और इनके लेंथ पैरामीटर्स एंगल पैरामीटर्स में क्या अंतर है, रिलेशंस है, वो हम देखते हैं, है ना। देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे पास आपका ये तो एक नॉर्मली बात थी कि हमारे पास एक क्या था, एक वॉल थी और उस वॉल का सबसे छोटा पार्ट ईंट था और उस ईंट को आपने निकाल लिया, तो वो एक सिस्टमेटिकली पार्ट में एक उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट था, उसको हमने यूनिट सेल बोल दिया। बट अगर हम इमेजिन करें कि हमेशा हमारे पास जो सारी चीज़ें होंगी वो परफेक्ट फॉर्मेट में नहीं होंगी। अगर हम कभी आपके पास पहाड़ पर चले गए और पहाड़ पर आपके पास क्या है, हम वहाँ से कोई मिट्टी वगैरह या रॉक वगैरह खोद रहे हैं तो या निकाल रहे हैं, और वहाँ से आप निकाल रहे हो तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट्स होंगे वो अलग अलग फॉर्म में होंगे या उनकी अलग अलग ज्योमेट्री होगी। तो उनकी जब अलग अलग ज्योमेट्री होगी तो और वो अलग अलग ज्योमेट्री का भी सबसे छोटा पार्ट होगा, वो अलग अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में हो सकते हैं। तो वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, लेटर हम आपका स्टडी करेंगे एक टेबल्स में। फिलहाल हम उसका और एक जनरली व्यू में नेम्स बढ़ते जाते हैं और उनके लेंथ पैरामीटर्स और उनके एंगल पैरामीटर्स में क्या रिलेशंस हैं, इनको जल्दी जल्दी देखते जाते हैं। सो द फर्स्ट, एज वी रिप्रेजेंटेड यू in the cubic crystal lattice,
the relations is A equal to B equal to C, and the relation between the angle parameters is alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 angle. Next one, the next type of the Bravais lattice, or sorry, 7 type of lattice is tetragonal. The relations is alpha equal to beta does not equal to C, sorry, A equal to B does not equal to C. In angle parameters, alpha equal to beta equal to gamma equal to 90. Next one, this is a very important table for your examinations. सॉलिड स्टेट को जब भी आप कॉम्पिटिटिव व्यू से पढ़ेंगे तो एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि इसकी जितनी भी टेबल्स हैं वो आपके माइंड में होनी चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट, द ऑर्थोरॉम्बिक. ऑर्थोरॉम्बिक में आपके पास एंगल पैरामीटर्स है ए इक्वल डज नॉट इक्वल टू बी इक्वल डज नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री. नेक्स्ट वन इज मोनोक्लिनिक. इन द केस ऑफ मोनोक्लिनिक, A does not equal to B does not equal to C, and A equal to beta, sorry, in the case of angle parameters, alpha equal to beta equal to 90 एंगल. ये आपके पास 90 एंगल का होगा, बट जो इसका गामा है, गामा वाला जो सेक्शन है, does not equal to 90 एंगल. नेक्स्ट वन, फिफ्थ स्ट्रक्चर्स, ट्राइक्लिनिक. इन द केस ऑफ ट्राइक्लिनिक, A does not equal to B does not equal to C, alpha does not equal to beta and does not equal to gamma, and it is also not 19 एंगल. किसी भी एंगल में हो सकता है. क्लियर. नेक्स्ट, अगला है ट्राइगोनल. ट्राइगोनल के केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास होगा A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अदरवाइज अल्फ़ा, ये तो था इसका लेंथ पैरामीटर्स. नाउ द एंगल पैरामीटर्स, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज़ लेस देन 120 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री, एंड डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, कभी भी 90 नहीं होना चाहिए और इससे लेस नहीं होना चाहिए भैया, है ना. लास्ट टाइप ऑफ 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल इज हेक्सागोनल. In this structure, A does not equal to B does not, sorry, A equal to B does not equal to C, and alpha equal to beta equal to 90 angle, but the gamma equal to 120 degree. Clear? So this is the 7 type of crystal. इनका विजुअली पिक्चर में रिप्रेजेंटेशन आपको लास्ट पिक में हम लोग आज दिखाएंगे, तो उसमें हम प्रॉपर आपका ये 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स को 14 टाइप्स में कन्वर्ट करके और रिप्रेजेंट करेंगे, तो है ना. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेवियस लैटिस. सो नाउ द मेजर टॉपिक इज ब्रेवियस लैटिस. जब हम ब्रेवियस लैटिस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास मेन चीज़ ये है कि जो हमने आपके पास क्यूबिक सेल लिया था, उस क्यूबिक सेल में आपके पास बहुत सारा पार्ट, क्यूबिक सेल में कहीं ना कहीं एटम रिप्रेजेंट थे या क्रिस्टल पॉइंट्स रिप्रेजेंट थे, तो उस क्रिस्टल पॉइंट्स को क्यूबिक सेल में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को बोले जाएगा आपके पास ब्रेवियस लैटिस. इट इज़ द मेनली 4 टाइप्स. फर्स्ट इज द SCC, सेकेंड इज BCC, थर्ड इज FCC, एंड लास्ट इज एंड सेंटर्ड या ECC. एक एक करके सबके फुल फॉर्म बताता हूँ मैं आपको. सिंपल क्यूबिक सेल, नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड सेल, एंड लास्ट वन एंड सेंटर्ड सेल. एंड सेंटर्ड सेल, है ना. तो ये आप देख लेंगे. तो स्टार्ट विद SCC. SCC से स्टार्ट करते हैं. अगर SCC की फुल फॉर्म की बात करें तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बोला गया है सिंपल क्यूबिक लैटिस. क्या होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस? सिंपल क्यूबिक लैटिस का हमारे पास है फुल फॉर्म है, इन दिस टाइप पॉइंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल. जैसे कि आपके पास रिप्रेजेंट भी हो रहा है इस फिगर में कि एक आपके पास क्यूब है, उस क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर एक एक एटम, मॉलिक्यूल या आयन, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यही थे, अगर सिचुएटेड है तो वो हमारे पास कहला रहा है आपका SCC. तो वो हमारे पास कहलाता है आपके पास SCC.
सी। क्लियर? हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास एक चौक का डिब्बा है, उस चौक के डिब्बे में आपके पास जो 8 कॉर्नर्स होते हैं, उन 8 कॉर्नर्स पे आप एक छोटी छोटी बॉल्स को क्या कर सकते हैं, सिचुएटेड कर देंगे, तो वो आपके पास कहलाएगा SCC। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? नाउ सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SCC। एक बार मैं भी बना देता हूँ, है ना। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8। Clear? So this is the type of SCC. Now we discuss about the BCC earlier, है ना। अब बात करते हैं कि हमारे पास BCC क्या होता है। तो BCC की जैसे कि आपको मैंने फुल फॉर्म बता दी कि हमारे पास BCC की फुल फॉर्म है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। जो क्यूबिक सेल है वो बॉडी सेंटर्ड है, यानी बॉडी की सेंटर्ड पर भी एक एटम या एक कॉन्स्टिट्यूट्स आयंस या एक कॉन्स्टिट्यूट्स मॉलिक्यूल्स सिचुएटेड हो सकता है। सो द डेफिनेशंस इज in this type of cell, points are presented at the all corners as well as at the center of unit cell। दिखाई भी दे रहा है आपको कि क्या है, एक परफेक्ट क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे एक एक हमारे पास एटम सिचुएटेड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and also one pink atom represented at the center of unit cell. So this is the body centered cubic cell, and last one, sorry, second last, FCC, है ना। तो हम अगला बात करते हैं FCC की, है ना। सॉरी, दिस इज द diagram of FCC. The full form of FCC is what? Face centered cubic cell। यहाँ से भी आपको साफ दिखाई दे रहा है कि फेस सेंटर्ड कंसंट्रेटेड पार्टिकल्स कहाँ पे होगा, फेस पर भी सेंटर्ड होगा। सो द डेफिनेशन इज इन दिस टाइप द पॉइंट्स आर प्रेजेंटेड ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज ऑल द फेसेस ऑफ यूनिट सेल। कहने का मतलब है भैया, चौक के डिब्बे के चारों कॉर्नर्स पे तो 8 कॉर्नर्स पे तो आपका एक एक एटम सिचुएटेड होगा ही होगा। उसके साथ साथ जैसा कि नाम भी है फेस सेंटर्ड, उसके साथ साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उसके साथ साथ क्या हुआ, 3D व्यू में आप देखिए, एक आपका पास रूम है, उस रूम के 8 कॉर्नर्स पे एक तो लगे हुए हैं एक बॉल्स का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। इसके साथ साथ जो चौक का डिब्बा है, उस चौक के डिब्बे के इधर एक फेस होगा, या एक कमरा है आपके पास चारों तरफ आपके पास रूम में, तो उसमें कितने फेसेस होंगे आपको साफ दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनके सेंटर्ड पर भी एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिचुएटेड हो एक भी, तो उसे भी बोला जाएगा एफ सेंटर्ड। मैं आपको एक बार रफली एक फिगर बना देता हूँ, एक डायग्राम बना देता हूँ, इससे आपको एक आइडिया हो जाए। सो दिस इज द क्यूब of particles or constituent particles situated at the corners 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 all the corners and centered of the any faces. It means 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 2 represented in one row because this is the 2D diagram, not so represent the 3D diagrams, but in the 3D this is, that's the back side and this is at the front size, है ना, center of the front size of the face of the unit cell. Okay, so this is easily we understood what is the type of unit cells, SCC, BCC and FCC. Now the last cell is end-centered unit cell. So what is the end-centered unit cells? The first we define this, then easily study about some points for this cell. So the definition is, in this type of cell, points are present at the all of corners as well as
अपोजिट साइड ऑफ द यूनिट सेल, अपोजिट साइड्स ऑफ द यूनिट सेल। कहने का मतलब ये हो गया कि भैया 8 कॉर्नर्स पे तो है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके साथ साथ 2 अपोजिट साइड पे भी होगा, इसके साथ साथ 2 अपोजिट साइड पर भी आपके पास एक एक पार्टिकल्स होगा, एक एक एटम्स होगा, जैसा कि आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर और यहाँ पर। अब दिस इज़ नॉट अ नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि ये अपोजिट साइज यही 2 हों, ये 2 अपोजिट साइज ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं और ऐसे भी हो सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि इसका डायग्राम कुछ आप ऐसे भी दिख सकते हो। जब आप इसका जेड रिप्रेजेंट करेंगे, 3D व्यू में इसके क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे तो आपका इसका डायग्राम बताना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से देखिएगा, या तो ये 2, या तो ये 2, या ये 2, तो कोई से भी ये 2 पार्टिकल्स आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरीके से इसका डायग्राम हो सकता है। ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स या तो ये दोनों होंगे, या ये दोनों होंगी, या ये दोनों होंगे। क्लियर? सो दिस इज योर 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट, okay, so now we further classify the 7 type of crystal system in 14 types according to the SCC, BCC, FCC and end center. If we consider, listen carefully, if we consider SCC as P, BCC as I, FCC as F and end center as C, then कहने का मतलब ये था कि क्यूब हमारे पास थे, उस क्यूब में यहाँ अगर आपको दिखाई दे दिया हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको एक बार और लिख देता हूँ। ध्यान से देखिए कि SCC को हम क्या कर रहे हैं, P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, BCC को I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, FCC को F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एंड सेंटर्ड को C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द C लैटिस, इसको C टाइप क्रिस्टल भी बोल देते हैं इस वजह से। तो देखा जाए, आप 3D डायग्राम में अपने आप ही देखेंगे भैया कि जो हमारे पास क्यूब था, क्यूब का डायग्राम इस तरीके से था भाई, और ये क्यूब ही 3 टाइप के दिखा रहे थे। SCC भी दिखा रहा था, BCC भी दिखा रहा था, FCC भी दिखा रहा था। क्लियर? तो ये आपके पास टोटल कितने टाइप के हो गए भैया? 3 टाइप्स के। नाउ और द एंगल एंड लेंथ पैरामीटर्स में जो भी आपके पास क्या था, रिलेशन था, वो क्या था, एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करिए। A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट वन इज टेट्रागोनल। तो तब आपके माइंड में पिक्चर नहीं थी, अब आपके माइंड में पिक्चर है कि व्हाट इज द डायग्राम ऑफ टेट्रागोनल। सो दिस इज द टाइप ऑफ टेट्रागोनल, और टेट्रागोनल 2 ही टाइप के आपके पास क्रिस्टल देगा। फर्स्ट इज द SCC and SCC represented by P. Second is the BCC represented by I. So they have 2 type of system. Now next one, orthorhombic. This type of system is known as or represent as orthorhombic. The relations between the bond and length parameter is A does not equal to B does not equal to C, and the alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree. This represent the SCC P, this represented the BCC I, this represented the FCC F, and this represent the end centered, so also the C. So in this case 4 types काउंट करने के बाद में भैया 14 होने चाहिए ना, तो ये रहा। नेक्स्ट वन इज द हेक्सागोनल। इन अ हेक्सागोनल A equal to B does not equal to C, alpha equal to beta equal to 90 degree, and gamma equal to 120. So it is only represent the
one type of system SCC represented by P. So this is the one. Clear? Next आपके पास नेक्स्ट है. अगर नेक्स्ट की बात की जाए, सो नेक्स्ट आपके पास ट्राइगोनल. सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द ट्राइगोनल. द रिलेशंस बिटवीन द लेंथ एंड एंगल पैरामीटर इज A equal to B equal to C and alpha equal to beta equal to gamma does not equal to 90. In this case not any angle in 90. कोई भी एंगल 90 का नहीं है. आपको दिख भी सक रहा हो पर देयर इज नो द एंगल इज 90 एंगल. ओके, इट इज ऑल्सो द वन टाइप्स SCC. सो वंस अगेन वन है ना. नेक्स्ट वन इज मोनोक्लिनिक. And what is the monoclinic? The monoclinic is this diagram. They have the two types of diagrams is the SCC and what? End centered. End centered है ना. End centered represented by this diagrams है ना. ये आपको साफ दिखाई दे रहा है. ये दो लिखे हुए हैं आपके पास एट ऑफ कॉर्नर्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो सिचुएटेड है ही बेटा है ना. तो सॉरी है ना. तो ये हो गया आपके पास तो SCC दिखाएगा. यहाँ पर SCC 8 है. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. तो ये मोनोक्लिनिक आपके पास टू टाइप ऑफ सिस्टम दिखा रहा है ना आपका. तो अल्फा इक्वल टू बीटा अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 एंगल in this case, but the beta does not equal to the 120 angle and A does not equal to B does not equal to C in this case. So this is also the two types. And the last one is the triclinic. This is the structures of triclinic and the relations is A does not equal to B does not equal to C, alpha does not equal to beta does not equal to gamma and does not equal to 90 angle. So this is also the one types. So count the all of types in the all of structures. So 3 2 5 है ना. 5 के बाद आपके पास 4 ये होते हैं. कितने होते हैं भैया? 5 और 4 9 है ना. 9 के बाद आपके पास 10 11 12 13 और ये लास्ट आपके पास 14. तो हम बोल सकते हैं कि 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस. तो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल क्लासेस या क्लासिफाइड फर्दर इज 14 ब्रेवियस लैटिस. It is easily the full form. What is the full form of the P, I, F and I and C is represent in this box. The P is represent is primitive. Okay. I is body centered. F is face centered and C is side centered. So this in this picture we represented the 14 types of brevius lattice. Now we discuss about the what is number of atom per unit cell. This is the last part of your units and it is the very important part for your syllabus and with the numerical perspectives and also the upcoming concepts. So easily view this. What is the number of atom per unit cell? First we know that the number of atoms per unit cell is represented by Z. Clear? It's represented by Z. So इसका सिंबल आपके पास Z होगा. तो पहले समझ लेते हैं कि आखिर हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल की ज़रूरत क्यों पड़ी. द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए देखेंगे. नहीं इसको इतनी रहने दो, आगे बढ़ो. So the next part. So the number of atoms per unit cell Z is. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे थे कि आखिर ये होता क्या है, इसको पता करते हैं. तो
देखिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जेड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर हम किसी भी क्रिस्टल लैटिस को अच्छे से समझते हैं तो आपने देखा कि वो डायग्राम्स कुछ इस तरीके से थे, या कल हमने एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया था, उस डायग्राम्स में वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता था। सर इसको पॉज कर दीजिए। हाँ हाय स्टूडेंट्स, अगर इस डायग्राम को भी देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से 3D व्यू में होगा। सॉरी, इस तरीके से मैं बनाता हूँ आपका, है ना। तो होता क्या है कि आपका एक डायग्राम एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है, या एक डायग्राम दूसरे डायग्राम से जुड़ा हुआ होता है। एक्चुअली चिल्ड्रंस, ये जो टॉपिक है अगर मैं इसको डीपली थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं सोचता हूँ कि इस टॉपिक को जेड को कैलकुलेट करना, इसको हम बोल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ जेड, कैलकुलेशन ऑफ जेड। दो द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल या कैलकुलेशन ऑफ जेड को हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करेंगे, है ना, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है। तो स्टे विद ओपन एकेडमी एंड मिस्टर सांग वर्मा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।